दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी अपने ही घर फूट डालोगी तो मायके के नाम पर कहाँ जाओगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। रीसा बड़ी भाभी से जरा बस कर ही रहना, माँ और भैया पर तो ना जाने क्या जादू किया है योने कि वह इनके गुणगान करती नहीं थकते। पर तुम उनके बहकावे में ना आना। बहुत साला के अपनी सीखनी सुबड़ी बातों से लोगों को बेकाना खूब आता उनको। रीसा की ननन शेरिया ने उसकी शादी की रिसेप्शन में ही स्टेज पर उनके साथ बैठे बैठे उनके कान भरने शुरू कर दिए। वैसे तो तुम्हारा उनका कोई मुकाबला नहीं है। कहाँ तुम अच्छी खासी नौकरी में इंडिपेंडेंट और कहाँ वह घर आए मेहमान को ये भी नहीं लगता कि वह कोई खास पढ़ी लिखी भी होगी। फिर माँ तो बस उनके गुणगान करती नहीं थकती, जैसे उनसे अच्छी बहू कोई हो ही नहीं सकती। क्यों दीदी, आप ऐसा क्यों कर रही हो? भाभी तो कितने वर्षों से आपके घर की एक अहम सदस्य हैं, तो जाहिर है सारे रीति रिवाज तीज त्योहार अच्छी से जानती, और सासू माँ भी कोई ना समझ तो नहीं जो यूं ही उनको मान देगी। आप भी तो शादी से पहले हमेशा शॉपिंग के दौरान उनकी तारीफ किया करती थी, फिर आज क्यों ऐसा बोल रही हैं? देखो रीसा, मुझे कोई शौक है क्या पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर लेने का, उनकी गलतियां बताकर माँ को नाराज करना क्या मुझे? अरे भाई, मैं तो मेहमान हूँ, 2-4 दिन के लिए मायके आती हूँ, मुझे तो हंस बोल के रहना ही पड़ेगा ना। और शॉपिंग के दौरान अब मैं क्या तुम्हारे घर वालों के सामने ये सब बोलती, मगर अब जब तुम्हारा गृह प्रवेश हो चुका, तुम इस घर का हिस्सा बन चुकी हो, अब तुमको तो इसी घर में रहना है ना। आखिर तुमको भी तो अपनी जगह बनानी है। माँ ना समझ कर समझा रही थी कि कौन कैसा, जिससे कि तुमको कोई परेशानी ना हो। आगे तुम खुद समझदार हो। सरिया अपनी जी को स्टेज की तरफ आता देख वहां से खिसक ली। अगले दिन शाम को, रीसा, तुम लोग कल हनीमून के लिए निकल जाओगी और तुम्हारे आने तक सब मेहमान जा चुके होंगे, बल्कि बहुत से रिश्तेदार तो आज देर रात की गाड़ी से भी निकल रहे हैं। सॉरी, मैं समझती हूँ कि तुम थका हुआ महसूस कर रही होगी, पर मगर तुम्हारे यहाँ से आए तोहफे तुम्हारे ही हाथ सबको भेंट कर दे तो सबको अच्छा लगेगा। सो बुलाने चली आई। पूनम ने रीसा के कमरे में आकर कहा। वहीं रीसा के साथ ही शेरिया भी बैठी हुई थी। भाभी, वैसे तो आप काफी समझदार है और आपने ये फैसला लिया है तो इसमें जाहिर है माँ की रंजाबंदी तो होगी ही, मगर माफ कीजिए, इसमें इसे परेशान करने की क्या जरूरत है। अब सबको शादी के तोहफे मिलेंगे तो सब समझ ही जाएंगे कि वह तोहफे इसके घर से आए तो फिर ये दे यहाँ, आप क्या फर्क पड़ता। अब ये बेचारी वैसी थकी हुई है, अभी मुझसे वही कह रही थी, और कल सुबह सुबह की इसकी फ्लाइट भी है, इसे तैयारी भी करनी है। ऐसे में आप इस पर ये जिम्मेदारी भी थोप रही है, मुझे तो ये ठीक नहीं लगता। आगे आपकी मर्जी, जैसा आप ठीक समझो। शेरिया ने रीसा का पक्ष रखते हुए कहा। देखो शेरिया, थके तो सभी हुए, माँ जी भी कम नहीं थकी हुई, वो भी नहीं चाहती कि इस वक्त हम सबको तोहफे बांटे, लेकिन कुछ कर्तव्य रिश्ते निभाने के हिसाब से अच्छे लगते, और उन्हीं में से ये भी है कि अगर रीसा अपने घर से आए हुए तोहफे अपने हाथों सबको देगी तो सबको बहुत खुशी होगी, और ज्यादा समय तो लगने वाला है नहीं। वैसे भी बस आधे पौने घंटे की बात है, इसी बहाने इसकी सबसे जान पहचान भी
हो जाएगी, बाकी देने को तो क्या है, मैं भी सबको तोहफे पकड़ा सकती हूँ, लेकिन ये देगी तो सबका एक मान और आदर होगा, इसकी भावनाएं भी जुड़ी होगी उन तोहफों से। बस इसलिए बुलाने चली आई। पूनम ने शेरिया को समझाते हुए कहा, रिसा, उम्मीद है तुम मेरे निर्णय से सहमत होगी और तुम्हें खुद अपने हाथों तोहफे सबको देख कर अच्छा लगेगा। बाकी तुम्हारी मर्जी, आराम करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं तोहफे बाद में सबको दे दूंगी। पूनम ने रिसा से कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाभी, आप चलिए, मैं बस अभी आई, रिसा ने पूनम को जवाब दिया। पूनम के जाती शेरिया ने फिर एक बार रिसा के कान भरना शुरू कर दिया। देखा कैसे अपनी सलाहती है भाभी, माँ भी थकी हुई है, फिर भी जबरदस्ती आज ही तुम्हारा सामान खुलवाने पर तुली हुई है। इतना भी नहीं सोचा कि तुम कितनी थकी होगी, तुम्हारी कुछ प्राइवेसी भी है। माँ का तो क्या है, बेचारी ने समझदारी का फैसला सोच हाँ कर दी होगी, अब जैसे तैसे बैठी रहेगी वहां पर। खैर चलो, अब तुमने हाँ कर दी है तो जल्दी से चलते, वरना 2 ही मिनट में फिर बुलाने आ जाएगी। और दोनों जल्दी से बैठक में चली गई। वहाँ सारा सामान, सारे तोहफे पहले से पूनम ने मेज पर सजा कर रखे हुए थे। आओ रिसा, पहले तो अच्छे से तुम्हारी सबसे जान पहचान करवाती हूँ, साथ साथ तुम सब रिश्तेदारों को उनके तोहफे भेंट करो, पूनम ने कहा। फिर एक एक करके पूनम रिसा की सबसे भेंट करवाती गई और उनके नाम के जो भी तोहफे रिसा के घर से आए थे वो रिसा के हाथ में उन्हें भेंट करने के लिए देती गई। सभी रिश्तेदार पूनम के इस कदम से बहुत ही खुश थे, उसकी खूब वाहवाही कर रहे थे। सच्ची बहू, रिश्ते निभाना तो कोई तुमसे सीखे, उसकी बुआ सास ने कहा। फिर पूनम ने सबके लिए खाना परोसा और रिसा और उसके पति अतुल के लिए खाना उनके कमरे में ही भिजवा दिया। तुम दोनों खाना खाकर थोड़ा आराम कर लो, तब तक मैं भी सबकी विदाई के पर्वत देख लेती हूँ। पूनम उन्हें खाना देकर कहते हुए निकल गई। फिर सब रिश्तेदारों को विदा करने में लग गई। उसके पति विनोद टैक्सियों से सबको स्टेशन छोड़ने में बिजी थे। शेरिया बस साफ सब देख रही थी। रात सब काम खत्म होने के बाद पूनम रिसा के कमरे में आई और शेरिया और जमुना जी को भी वहां बुलवाया। रिसा, तुम बहुत थक चुकी होगी, इसलिए तुम्हें बैठक में नहीं बुलवाया, बस एक और तोहफा भेंट देना बाकी था, सो मैं अभी चली आई। मगर पहले ये बताओ कि तुम्हारी सुबह के लिए पैकिंग हो गई? अगर कुछ मदद की जरूरत हो तो कहो मुझे, शेरिया को तोहफे देने के बाद में करवा देती हूँ तुम्हारे साथ। पूनम ने कहा, नहीं दीदी, पैकिंग तो लगभग हो चुकी है, रिसा ने जवाब दिया। इतने में शेरिया और जमुना जी भी वहाँ आ गए। बहू, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? थक तो गई ही होगी, मगर क्या करे, विवाह की रस्में भी तो पूरी करनी पड़ती हैं। जमुना जी ने कहा, नहीं माँ जी, आप ऐसा ना सोचे, विवाह के बाद के कुछ दिन तो बीते ही हैं यूं ही भाग दौड़ में। रिसा ने भी बड़ी समझदारी से उत्तर दिया, अरे वाह बेटा, तेरे इस जवाब ने तो साबित कर दिया कि अब मेरी पूनम अकेली नहीं, उसी छोटी बहन मिल गई है तेरे रूप में। बहू, बस उसका साथ हमेशा निभाना, इस घर से जुड़े रिश्तों के तार जोड़े रखने में। जमुना जी ने रिसा की बधाई लेते हुए कहा, अच्छा रिसा, ये शेरिया के लिए आई अंगूठी और उसके पति के लिए आई ये घड़ी उन्हें दे दो। हाँ, मगर मैंने इन तोहफों में थोड़ा बदलाव किया, बुरा ना माना। ये साड़ी जो मेरे लिए आई थी वह तुम रिसा की सास के लिए भिजवा दो और वो साड़ी मैं रख लूंगी। क्या देना कि इसकी सास को थोड़ा तड़क भड़क वाले रंग
पसंद है और साड़ी उन्हें शायद पसंद ना आए, तो इसीलिए मैंने ये फैसला लिया। पूनम ने रीसा से कहा। शेरिया को तो जैसे जिस मौके की तलाश थी वो मिल गया। अरे भाभी, तो क्या आपने रिश्तेदारों को दिया जाने वाले तोहफे भी अपनी मर्जी से बदल दिए? मतलब आपको रीसा के यहाँ से आए तोहफे पसंद नहीं आए, जबकि आपके यहाँ से तो तोहफों के नाम पर कहो तो शेरिया पूनम से कह रही थी, मगर सुना रीसा को रही थी। अरे नहीं नहीं शेरिया, ऐसा कुछ भी नहीं। रीसा ने खुद देखा कि जैसे जिसके नाम की पैकिंग थी वैसी मैंने दिए। इस साड़ी में भी कोई बुराई थोड़े ना, वो तो बस तुम्हारी सास की ख्वाहिश देखते हुए मैंने ये फैसला लिया। बाकी वह साड़ी और ये माजी की साड़ी लगभग एक सी हैं और मैं क्यों मिन मैक निकालूंगी तोहफों में, पूनम ने समझाया। हाँ सही बात है भाभी, आप जैसा समझदार इस घर में और है ही कौन, आप जैसा ठीक समझे, शेरिया ने जवाब दिया। इस पर जमुना जी थोड़ा गुस्से से बोली, ये कैसे बोल रही हो बड़ी भाभी से तुम? शेरिया, वह कौन सा तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर रही हैं? उल्टे तुम्हारी सास के लिए बेचारी अपनी इतनी खूबसूरत साड़ी भेंट कर रही हैं ताकि तुम्हारा मान रहे और तुम उसे ही ताना सुना रही हो। शेरिया चुप रह गई और तोहफे ले वहां से चली गई। रीसा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना मैंने यूं साड़ी बदल दी? उम्मीद है तुम मुझे समझ पाओगी। शेरिया तो अभी नादान है, जो मुंह आया बोल देती है, पूनम ने कहा और फिर वह लोग भी वहां से चले गए। शेरिया जैसे इसी इंतजार में थी, रीसा को एक तोहफा देने का बहाना कर वह वापस उसके कमरे में गई। रीसा, ये नाइटी लाई थी तुम्हारे लिए पर देना ही भूल गई थी, इसे भी पैक कर लो, कुछ मदद करवाऊं तुम्हारी? नहीं बस सब हो गया है। रीसा ने नाइटी एक साइड पर रखते हुए कहा। वैसे देखा तुमने पूनम भाभी की साले की तीर से कितनी शिकार कर डाले, माँ की नजरों में मुझे गलत साबित कर दिया, तुम्हारी माँ के लिए तोहफे को कम आंक दिया और खुद महान बन बैठी। ये कला उनसे जरूर सीख लेना, वरना एक दिन मेरी तरह तुम भी ऐसे ही बेइज्जती करवाती देखोगी। खैर छोड़ो, अब तुम आराम करो, मैं भी बहुत थक गई हूँ तो चलती हूँ। सोने, वह तो बस ये नाइटी भूल गई थी इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब किया, कहकर शेरिया सर्दी। रीसा ने उसकी बात को ज्यादा तवज्जो ना देते हुए अपनी बसी खुशी पैकिंग खत्म की। सुबह कब हो गई उसे पता ही नहीं चला। उसकी आंख तो पूनम के दरवाजा खटखटाने से खुली। फिर नाश्ता कर पूनम और विमल उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने गए। पूनम का चेहरा देख लग रहा था जैसे वो रात भर सोई भी ना हो। चलो अब अच्छे से एंजॉय और आराम करना। और ये लोग कुछ स्नैक्स मैंने पैक किया, कभी घर का खाने का मन हो तो। पूनम ने एयरपोर्ट पर रीसा से का प्लेन में बीती शाम की बात याद कर रीसा ने अपने पति अतुल से इस बारे में अपनी बात रखी, मगर अतुल ने ज्यादा ध्यान ना देते हुए, अरे छोड़ो यार, शेरिया को तो आदत है बात का बतखड़ बनाने की, उसकी बातों को दिल से मत लेना, बस इतना ही कहकर टाल दिया। हनीमून के 15 दिन कहाँ बीत गए पता ही नहीं चला। घर लौटकर रीसा ने 2-4 दिन की और छुट्टी बढ़वाने का सोचा। जैसे ही शेरिया को खबर लगी वो भी तुरंत मायके चली गई। मैंने सोचा कि अब रीसा ने छुट्टी ली है तो मैं भी 2-4 दिन रह लूँ इसके साथ, फिर एक बार ये नौकरी ज्वाइन कर लेगी तो कहाँ मौका मिलेगा मिल मिलाप का। अगले दिन रीसा के मायके उन्हें डिनर का न्योता था। शेरिया तो सबसे पहले ही तैयार होकर बैठी थी। शाम को वह सब उसके मायके पहुंचे। डिनर के बाद तोहफों की बारी आई तो क्योंकि रीसा के घर वाले नहीं जानते थे कि उसकी ननद भी साथ आएगी तो जाहिर है उसके लिए कोई तोहफा नहीं था और उन्हीं
कहीं ना कहीं पूनम ये बात भाप रही थी। जैसे ही रीसा की माताजी तोहफे लेकर आई वैसे ही पूनम बोल पड़ी, माफ कीजिएगा आंटी जी, पर मुझे तोहफा नहीं चाहिए, आप कृपया मेरा तोहफा सरिया को दे दे। सरिया ने फिर एक बार मौका न सूखते हुए कहा, अरे बड़ी भाभी आप ये कैसी बात कर रही हो, ने इतने प्यार से सबके तोहफे रखे और आप तो उन्हें उल्टा जता रही हैं कि जैसे उनसे कोई भूल हो गई हो। माना में अचानक ही चली आई, पर वो ने कुछ तो सोच ही लिया होगा ना। अब आप अकेली समझदार थोड़ी, पूरी दुनिया में देखिए बेचारी आंटी जी कैसी उदास हो गई आपकी बात सुनकर। नहीं बेटा, इसमें उदासी की कोई बात नहीं। अच्छा पूनम, मैंने जो ये शगुन सेरिया के लिए रखा था ये तो स्वीकार करो, इससे अपनी पसंद का कुछ ले लेना तुम। अब इस बात से इनकार ना करा, रीसा की माँ ने कहा। घर आकर सेरिया ने फिर एक बार मौके का फायदा उठा पूनम से वो साड़ी देखते हुए कहा, सही है भाभी, ये रंग तो आपको शुरू से पसंद नहीं ना, शायद आपने पैकेट में से देख लिया था क्या। और कहते कहते हंस पड़ी पूनम का तो ये बात सुनकर चेहरा ही उतर गया। मगर जमुना जी बोली, क्या जो मन में आता है बके जाती, उसे भला कैसे पता कौन से रंग की साड़ी है, तुम क्यों हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती हो। सच्चाई अक्सर कड़वी होती है, रीसा सरिया जाते जाते उसके कान में कहती गई। खैर इसके बाद पूनम ने ये तय किया कि अब वह रीसा के किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाएगी और जमुना जी से भी कह दिया। मगर सेरिया ने इस बात को भी बढ़ा चढ़ाकर रीसा के खूब कान भरे। वह कहते हैं ना कि आपका मन चाहे कितना ही साफ हो, मगर धीरे धीरे अगर कोई विष घोलता जाए तो मन विषैला सा हो ही जाता। कुछ ऐसे ही सेरिया भी रीसा के मन में पूनम के प्रति विष घोलती गई। इसी तरह एक शाम रीसा जब दफ्तर से लौटी तो वह काफी थकी हुई थी और कुछ परेशान भी थी, मगर पूनम इस बात को ना भाव सकी। उसके पीछे पीछे ही कमरे में आकर जमुना जी की कुछ बड़ रिपोर्ट के बारे में पूछने लगी। रीसा को याद आया कि सुबह ही पूनम ने उससे कहा था कि आते वक्त वो माँ जी के बर्ड रिपोर्ट लेती आए। सॉरी भाभी, भूल गई, रीसा ने कहा। भूल गई? क्या मतलब भूल गई? रीसा तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? कल सुबह मुझे वह रिपोर्ट डॉक्टर को दिखानी है और सुबह सुबह मुझे सारा काम छोड़ जाना पड़ेगा। तुमसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, पूनम बोलती चली जा रही थी। बस कीजिए भाभी, जानती भी है आपकी ऑफिस में हम कितना अंडर प्रेशर काम करते, कई परेशानियां झेलते। आप करती क्या सिवाय घर के काम और दूसरों को निशा दिखाने के अलावा? जब देखो तब आप सही और दूसरे गलत, सबके फैसलों में बस टांग अड़ाती रहती है। रीसा बस बिना कुछ सोचे समझे भड़ास निकालती चली गई। ये क्या कर रही हो तुम रीसा? बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो तुम? कहते कहते पूनम की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ हाँ जाइए, अब माँ जी के सामने ढोक दिखाइए, रीसा ने फिर कटाक्ष कर दिया। जमुना जी जियो ने लगभग सब कुछ सुन लिया था। शुभ साफ अंदर आई। पूनम चलो मेरे कमरे में, जरा तुमसे कुछ काम है। रीसा तुम चिंता ना करो, हम बर्ड रिपोर्ट कल ले आएंगे। और पूनम को सिर्फ इसलिए ज्यादा चिंता हो रही है क्योंकि पिछले कुछ दिन से मेरे पैर की उंगलियां नीली पड़ती जा रही और सूजती भी जा रही। खैर छोड़ो पूनम, आओ जरा कुछ जरूरी बात करनी है। कहते हुए जमुना जी कमरे से वापस चली गई। तब रीसा को याद आया बीती राती तो पूनम ने उससे सब कुछ बताया था कि डॉक्टर्स को शक है कि माँ जी के फेफड़ों में या किडनी में कोई दिक्कत ना हो। वो पछता रही थी, हे भगवान ये क्या कर दिया मैंने, बेवजह इतने कुछ सुना दिया। वो भी सब कुछ जानते समझते हुए साकर भी कमरे से बाहर ना जा पाई। और सुबह जब तक वह तैयार होकर आई तब तक पूनम और माँ जी जा चुके थे।
आखिर लैब दूर थी और अस्पताल दूसरे शोर पर। टेबल पर सबका नाश्ता और टिफिन पड़े थे। सारा दिन उसने कई बार पूनम को फोन लगाया मगर कनेक्ट ना हो पाया। अब तो सोच सोच कर उसे भी चिंता हो रही थी। वो ये भी तो नहीं जानती थी कि रिपोर्ट में क्या आया। ऑफिस का काम जल्दी खत्म कर वह घर आई। अभी वह लोग नहीं आए थे, इतने में सेरिया भी वहाँ आ गई। अरे क्या हुआ रिसा, तुम बाहर खड़ी हो, घर पर नहीं है क्या कोई? अभी तक आई नहीं क्या भाभी और माँ? उसने कहा नहीं, अभी आई नहीं। लगता है मैं कल रिपोर्ट भी लाना भूल गई थी तो सुबह उन लोगों को वहाँ भी जाना पड़ा। सरिया, तुमने तो कहा था कि ये माँ जी की रूटीन रिपोर्ट से सबकी भाभी ने तो कुछ और ही बताया मुझे। अरे छोड़ो ना रिसा भाभी को, तुम्हें तो अब अच्छे से पता उनकी आदत का। खैर चलो, लगता उन्हें देर हो जाएगी, तुम मेरे घर चलो। दोनों रिसा के घर के लिए निकल गई। रिसा तुम थोड़ा फ्रेश हो जाओ, मैं चाय पानी का इंतजाम करती हूँ। अच्छा जरा फोन दोगी अपना, मेरा बैलेंस खत्म, एक जरूरी कॉल करना है। वहाँ बैठे बैठे बातों बातों में वक्त कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। और पूरे समय सेरिया के पास बस वही बातें थी, पूनम भाभी, ये पूनम भाभी वगैरह वगैरह। जब रिसा घर लौटी तब सब लोग अब चुके थे। रिसा ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम था क्या? कब से सब फोन लगा रहे तुम्हें, तुम रिसीव ही नहीं कर रही। ऐसी भी क्या लापरवाही? अतुल बोला, जानती हो ना सुबह से माँ और भाभी अस्पताल की चक्कर काट रही होगी, तुम्हें जरा भी चिंता नहीं। पर मेरे मोबाइल पर तो कोई रिंग नहीं बजी। कहते हुए रिसा ने फोन निकाला, फोन साइलेंट पर था। और ये क्या, ढेर सारे मिस्ड कॉल्स पूनम भाभी के, फिर अतुल के। वह समझ गई कि भाभी ने शायद ये समझ लिया कि वह गुस्से के मारे उनका फोन नहीं उठा रही होगी। सॉरी, फोन साइलेंट पर कैसे हो गया समझ नहीं आया, और मैंने कई बार भाभी को फोन किया पर नोट रीचेबल था। मैं घर आई तो इतने सेरिया भी आ गई। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद वह मुझे अपने यहाँ ले गई। रिसा ने कहा, सेरिया मगर उसकी तो हमसे दोपहर को बात हुई थी, हमसे जब मैं माँ जी को अल्ट्रासाउंड लैब लेकर जा रही थी तब उसका फोन आया था। मैंने उसे बताया था कि शाम को देर हो जाएगी और वह तुम्हें बता दे। पूनम ने बताया। रिसा बस चुप हो गई। दूसरे दिन रिसा दफ्तर से जल्दी घर वापस आ गई। सोचा था आज बैठ सारे गीले शिकवे दूर करेगी। घर पहुंची तो बैठक का दरवाजा खुला पाकर भीतर रह गई। माँ जी के कमरे से सेरिया की आवाजें आ रही थी। जो भी कहो पर बड़ी लापरवाही रिसा। अब बताओ, पूनम भाभी के बताने पर भी रिपोर्ट्स तक नहीं ला पाई और कल तो हद ही कर दी। ना फोन रिसीव किया ना कोई जवाब दिया, उल्टे मुझे बता रही थी कि भाभी पर बहुत भड़क गई थी वह। मगर माँ बुरा ना मानना, गलती पूनम भाभी की भी है। हर बात में टांग अड़ाएगी तो यही मिलेगा उन्हें। अब सब तो मेरे जैसे नहीं होते। और रिसा तो कहते ही नहीं। हाँ, अगर तुम्हारे लिए तो भाभी ठीक है, तुम्हारा ख्याल तो रखती है ना, वरना रिसा के सारे तो तुम्हारा क्या हाल होगा कल देख ही लिया सबने। मुझे तो लगता है फोन भी जानबूझ के साइलेंट कर दिया होगा। इतने में घंटी बजी। अरे भाभी से कहा भी था कि दरवाजा खुला छोड़कर नीचे जाए, मगर वह किसी की सुनी तब ना। कहते हुए सेरिया दरवाजा खोलने लगी। आज रिसा ने भी ठान ली थी सेरिया को आईना दिखाने की। शुभ साफ अपने रूम में चली गई। अरे पूनम भाभी, आप किसी की सुनती क्यों नहीं हो? आपसे कहा था दरवाजा खुला छोड़कर जाने को, आप बंद करके चली गई। जानती हो ना कि पैर कितनी बुरी तरह मुस्कुड़ गया मेरा। तुनी ने खुद दवाई लगाई थी ना। अभी खैर छोड़ो, दवाई ले आई, चलो ना थोड़ी गर्मा गर्म चाय बना दो, मैं भी वही रसोई में दवा ले लेती हूँ।
अच्छा, माँ की रिपोर्ट कब तक आएगी? इस बार मुझे ही कह देना, मैं स्पेशल जाकर ले आऊंगी, मगर उस भूलखंड को मत कहना वरना फिर कुछ तमाशा हो जाएगा। रत्ती भर का अफसोस नहीं था उसे कि उससे कुछ गलती भी हुई है। खैर, मैं तो बोल भी क्या सकती थी उसके आगे। सेरिया बातों में मिर्च मसाले का तड़का लगाए जा रही थी। बस करो नंद रानी, अपने घर में फूट डालोगी तो मायके के नाम पर कहाँ जाओगी? पूनम सिला उठी। सेरिया तो जैसे कांप उठी। आज उसका ये तेवर देख, वैसे कल शाम आपने मेरा मोबाइल अपनी सहेली को कॉल करने क्यों मांगा था? आपका मोबाइल तो चल रहा था। कल दोपहर बात तो हुई थी आपकी भाभी से, मगर आपने तो इस बारे में मुझे जिक्र भी नहीं किया। मैं कल शाम ही समझ चुकी थी कि मेरा मोबाइल आपने साइलेंट पे लिया, मगर सुबह से ये था जो आपने अपनी बातों से बड़ी जल्दी दे दिया। पीछे से रिसा की आवाज आई। अरे रिसा, तुम कब आई? पूनम ने पूछा। जब आप दवाई लेने दरवाजा खुला छोड़कर गई थी, तब सोचा था कि आज गीले शिकवे दूर करूंगी, ये नहीं पता था कि आज जड़ ही कटेगी, रिसा ने जवाब दिया। दोनों के बीच बस एक मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ी थी। जमुना जी भी सब सुनकर वहां आ गई। माफ करना रिसा, मगर गलती तुम्हारी भी है। तुमने इसकी बातों को जरूरत से ज्यादा तूल दी। अगर यही भूल मैंने की होती तो कब का ये घर टूट चुका होता। खैर, देर आई दुरुस्त आई ना। रिपोर्ट का किस्सा होता ना, तुम्हारी आंखों से ये पर्दा हटता, जमुना जी ने कहा। और सेरिया, भाभी की बात को जवाब तो दो। मैं तो आज हूँ, कल नहीं, मगर तुम जो अपने घर में फूट डालोगी तो कल मायके के नाम पर कहाँ जाओगी? शायद भूल गई तुम कि ये घर तुम्हारा भी। आज तक मैं तुम्हारी बातों को नजरअंदाज करती आई, लेकिन आज तुम मेरी बीमारी का सहारा लेने से भी नहीं चूक रही घर में फसाद पैदा करने को। अब इसके बाद क्या रिसा से नजरें मिला पाओगी तुम? सेरिया रोते हुए वहां से निकल गई। माँ जी, रोक लीजिए उसे, पूनम ने कहा। नहीं पूनम, आज उसे एहसास हो जाने दो कि वह कितनी गलत है। आज नहीं तो कभी नहीं, जमुना जी ने उत्तर दिया। रिसा, ऐसे आग लगाने वाले बहुत मिलेंगे, मगर उसकी चिंगारियों को अगर तुम सेजती रही तो अपना ही घर फूकोगी। ये याद रखना, कभी एक तरफा बातें सुनकर फैसले नहीं लेने चाहिए। हमेशा दोनों पक्षों को परखना चाहिए, जमुना जी ने रिसा को समझाते हुए कहा। माँ जी, अब आपको और भाभी, खास तौर से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, रिसा ने दोनों से माफी मांगते हुए कहा।